हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका लर्नर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर का नाम है एनीस जंग। अब हम कुछ लॉस्ट स्प्रिंग के जो ऑथर हैं एनीस जंग, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था और इन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है वो हैदराबाद में बिताया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी की है। इनके जो पेरेंट्स हैं दोनों राइटर हैं, यानी कि दोनों लेखक हैं। एनीस जंग इंडिया और एब्रोड यानी कि बहुत सारे विदेश के मेजर न्यूज़पेपर्स के एडिटर भी रह चुके हैं। ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है और इसकी निंदा भी की है। तो इसमें दो कहानियाँ हैं, लॉस्ट स्प्रिंग में दो कहानियाँ हैं। फर्स्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, और जो सेकंड कहानी है वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो कहानी स्टार्ट होती है एक रैग पिकर से। जो ऑथर है वो इस रैग पिकर से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। ये जो बच्चा है वो बोलता है कि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं रैक पिकिंग का काम करता हूँ। अब ये रैक पिकिंग क्या होता है? रैक पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा कचड़ा में कुछ जरूरी सामान उठाना, बस यही होता है इसका मीनिंग। अब ये जो ऑथर है वो बताती हैं कि साहिब ने अपने घर को बहुत ही पहले ही छोड़ दिया है। इसका जो असली घर है वो बांग्लादेश में ढाका में है। उसने अपने घर को क्यों छोड़ा? क्योंकि वहाँ पर जो उसकी फसलें थी वो खराब हो रही थी स्टॉर्म के कारण, इसलिए वहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। तो भूखे मरने से बढ़िया है कि कहीं पर कुछ मिल रहा है तलाश करके खा लिया जाए। तो इसलिए साहिब और उसका परिवार भी यहाँ पर आ गया है, इंडिया में आ गया। उसके बाद ये जो ऑथर है वो बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो ये जो बच्चा है वो बोलता है कि मेरे नेबरहुड में यानी कि मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जाता। जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो ये जो ऑथर है वो बोलती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम जाओगे? तो बच्चा है वो बोलता है कि जी हाँ जरूर, मैं जरूर जाऊंगा, स्माइल करके बोलता है। अब कुछ दिनों के बाद जब बच्चा ऑथर को देखता है तो वो दौड़ करके जाता है उनके पास, बोलता है हाय मैडम, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? अब इस बात को सुन करके ऑथर को शर्म आने लगती है। वो सोचती है कि मैंने इससे ऐसा वादा किया है क्यों जो मैं पूरा नहीं कर सकती। लेकिन वो फिर ये सोचती हैं कि इस बच्चे के धुंधली दुनिया में ऐसे वादे भरे पड़े। उसके बाद वो फिर साहिब को 3-4 महीने जानने के बाद वो उससे नाम पूछती है। वो उस बच्चे से नाम पूछती है कि बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बच्चा है वो बोलता है मेरा नाम साहिब आलम है। अब साहिब आलम का जो मीनिंग है वो होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का देवता। लेकिन उस बच्चे को अपने नाम का मीनिंग नहीं पता है। अगर वो इसका नाम का मीनिंग जान भी जाएगा ना तो वो विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए और अपने नाम के मतलब से बेखबर वो अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर इधर उधर स्ट्रीट्स में घूमता रहता है, रैग पिकिंग का काम करता है। जब कुछ बच्चे नंगे पैर इधर उधर घूम रहे थे तो ऑथर उनसे पूछती है कि व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आपने चप्पल क्यों नहीं पहना है? तो एक बच्चा बोलता है कि मेरे पास चप्पल तो है लेकिन मेरी माँ उसे शेल्फ से उतार करके मुझे नहीं पहनने को देती है, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ बस। लेकिन दूसरा बच्चा वहीं से कमेंट करता है, बोलता है कि अगर मेरे पास होता भी, मेरी माँ मुझे देती भी, फिर भी मैं नहीं पहनता, ऐसा बोलता है। तभी ऑथर को याद आता है कि उन्होंने इंडिया के अक्रॉस बहुत सारे जगहों में ट्रैवल किया है। उन्होंने देखा है कि कई सारे बच्चे नंगे पाँव घूमते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो उन्हें एक्सप्लेनेशन याद आता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि नंगे पाँव रहना ये पैसे की कमी नहीं है, शायद ये इनका ट्रेडिशन है। लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन इन बच्चों पे सूट करता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एक तीसरा बच्चा है वो बोलता है कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। वो ऐसा बच्चा है जिसने ज़िंदगी में आज तक भी एक भी पेयर ऑफ शूज़ को ओन नहीं किया है, यानी कि उसने आज तक एक भी पेयर ऑफ शूज़ को नहीं पहना है। जब ये बच्चे की
बात सुनती है तो ऑथर को एक कहानी याद आ जाती है। वो कहानी कौन सी है? वो कहानी ऑथर को उदीपी के एक व्यक्ति ने बताया था। उदीपी एक जगह का नाम है। तो उस व्यक्ति ने उसे कहानी सुनाया था। वो कहानी क्या था कि एक बच्चा था जो कि एक पुजारी का बेटा था। वो बच्चा रोज स्कूल जाता था और स्कूल जाने के रास्ते में बीच में मंदिर भी आता था। तो वो बच्चा रोज मंदिर के पास रुक करके भगवान जी से प्रे करता था कि मुझे कृपया करके जूते दिला दे, और उसकी विश कैसे भी पूरी हो ही जाती है। और ये जो ऑथर है 30 साल के बाद उदीपी जाती हैं और वहाँ पे देखती है वहाँ का माहौल पूरा का पूरा बदल चुका है। वहाँ पर अब नए पंडित आ चुके हैं, वहाँ के फर्नीचर्स चेंज हो गए हैं, वहाँ का वातावरण बदल चुका है। लेकिन वहाँ के जो प्रीस्ट्स के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो अब जूते पहनते हैं, वो अच्छी ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की कंडीशन सुधर गई है। लेकिन इन बच्चों की कंडीशन कैसे सुधरेगी? इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें ऑथर सोचती हैं। अब ऑथर को साहिब की ज़िंदगी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है। वो उन रैग पिकर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती है। तो वो सीमापुरी जाती हैं। अब क्या हुआ था कि साहिब के परिवार की तरह जितने भी परिवार बांग्लादेश में के ढाका में रहते थे, तो बहुत सारे के जो फसलें खराब हो जाती थी, तो कई सारे फैमिलीज उठ करके इंडिया आ गए। इंडिया के सीमापुरी में आ गए, जो कि दिल्ली से थोड़ा दूर है। उस टाइम जो सीमापुरी है वो वीरान हुआ करता था, लेकिन आज तो ये पूरा भरा पड़ा है। साहिब की तरह लगभग 10,000 बच्चे रोज स्क्राउंजिंग करते हैं कचड़ों का, यानी कि कचड़ों में कुछ चीज़ें ढूंढते हैं ना, यूजफुल चीज़ें ढूंढते हैं। ऐसा लिखा गया है कि दे सर्च फॉर गोल्ड। क्या कचड़ों में सचमुच गोल्ड मिलेगा क्या? नहीं, गोल्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ यूजफुल सामान मिल जाए, इसलिए ऐसा लिखा गया है कि दे सर्च फॉर गोल्ड। उसके बाद कुछ महिलाएं बोलती हैं कि इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain। वो बताती हैं कि वो बांग्लादेश छोड़ करके क्यों आ गई, क्योंकि वो जब वहाँ रहती थी तो फसलें खराब हो जाती थी और वो सब भूखे मरते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे जो रैग पिकिंग करते हैं उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो रात को भूखे नहीं सो रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड अच्छे से चल रही है, ऐसा वो बताते हैं। और यहाँ पर और भी चीज़ बताया जा रहा है कि सर्वाइवल सीमापुरी में मतलब है रैग पिकिंग। मतलब अगर सर्वाइव करना है सीमापुरी में तो रैग पिकिंग बच्चों को करना ही पड़ता है। वैसे बच्चे जो कि एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में हैं, वैसे बच्चे। उसके बाद ये जो बच्चा साहिब है वो बोलता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। वो बच्चा बोलता है कि मुझे कभी कभी ना 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और इससे उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगती है। वो सोचता है कि शायद और कुछ मिल जाए, तो इसीलिए वो कचड़े में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। लेकिन ऑथर बताती हैं कि ये जो बच्चों के लिए जो गार्बेज है ना, ये मीनिंग है, ये कुछ विस्मय भरा है, लेकिन जो एल्डर्स के लिए है, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए है, ये एक लाइवलीहुड का जरिया है। इन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। एक बार साहिब विंटर मॉर्निंग में कुछ लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था, लेकिन ऑथर बताती हैं कि ये जो खेल देख रहा है ना, ये इसके बहुत से बाहर है, क्योंकि ये टेनिस खरीद के खेल नहीं सकता। लेकिन उस टाइम ना वो टेनिस वाले जूते पहना था, और टेनिस वाले जूते उसे किसी रईस लड़के से मिले थे। उस रईस लड़के ने उस जूतों को इसलिए छोड़ दिया था, हो सकता है कि उन जूतों में थोड़ा सा छेद हो गया हो या फिर कट फट गया हो, इसीलिए छोड़ दिया था। लेकिन अब जो साहिब ने उन जूतों को पहना है तो उस पे जच नहीं रहा है, उसके बेरंग कपड़े में वो जच नहीं रहा है। अब एक मॉर्निंग में ये जो ऑथर है वो साहिब को देखती हैं कि वो जा रहा है अपने कंधे पे स्टील कैनिस्टर उठा करके। तो ये सोचती हैं कि ये कहाँ जा रहा है, तो वो पूछती हैं। तो वो जो बच्चा है साहिब वो बताता है कि अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, मुझे 800 रुपीज़ पेड किए जाते हैं और मुझे खाना भी खिलाया जाता है। लेकिन ऑथर फिर से सोचती है कि क्या इसे ये जॉब पसंद है? जिस तरह से ये अपने मन मिजाज से काम करता था, ये तो अब यहाँ गुलाम की तरह काम करेगा। इसके चेहरे में शायद वो केयरफ्री लुक नहीं रहा। वो जब कचड़ों में कुछ ढूंढता था तो उसकी आंखों में चमक होती थी, लेकिन इस टाइम उसके चेहरे पे एक जरा सी भी चमक नहीं है। उसके चेहरे की जो केयरफ्री लुक थी वो गायब हो गई है। वो जो स्टील कैनिस्टर है ये
भारी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग से, जो कि वो आराम से अपने शोल्डर पे उठा लेता था। ये जो बैग, वो जो प्लास्टिक का बैग था, वो उसका अपना था, साहिब का अपना था। लेकिन ये जो कैनिस्टर है स्टील का, ये तो टी स्टॉल के मालिक का है, ये इसका नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर गुलाम की तरह काम करेगा। ये अब अपने मन का मालिक नहीं है और अब केयरफ्री लुक भी इसके चेहरे पर नहीं रहा है। तो इसी सेंटेंस के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। आई होप इसे आपने पसंद किया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।